हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। हमने जो अपना होमवर्क दिया था सॉलिड स्टेट, द सॉलिड स्टेट हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, और यहाँ से हमने आपको जो 2 पेज दिए थे उनसे कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हमने वो सर्चिंग करने थे हमने। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। तो सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पर हम बुक में से देखें तो वी आर द मोस्टली सराउंडेड बाय द सॉलिड्स, वी यूज दैम मोर ऑफन देन द लिक्विड्स एंड द गैसेस। तो देखिए अपने आसपास आप कई सारी चीज़ें देख रहे होंगे सॉलिड अवस्था में, जैसे कि हमारा पेन है ये भी सॉलिड है, बुक है वो सॉलिड है, जो हमारा पास फर्श है या फिर हम चेयर हो गए जिस पे बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें सॉलिड है जिन्हें आप अपनी आम लाइफ में यूज़ करते हैं। लिक्विड और गैसों के मुकाबले हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इनका। फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन we need the solid with widely different properties. These properties depend upon the nature, constituent particles and the binding force. तो यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर जो सॉलिड है उनकी कई सारी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी किन बातों पर डिपेंड करती है? द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी जिनसे वो पार्टिकल बने हैं। और दूसरा किस बात पर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ सॉलिड है या कितना हार्ड होगा? द बाइंडिंग फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन दैम, यानी जो फोर्स उन्हें बाइंड करता है, जोड़ता है, उनके बीच में डिपेंड करता है ये चीज़ें। देयरफॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड इज एन इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हम बात जानें तो इन प्रॉपर्टियों को जानने के लिए उनका स्ट्रक्चर जरूरी है, कि स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। द कोरिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टी हेल्प इन डिस्कवरिंग ए न्यू सॉलिड मटेरियल। अगर हम संबंध निकालते हैं किस किस के बीच में, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टियों के बीच में, तो यह हमारी सहायता करेगा एक नए प्रकार के सॉलिड को बनाने में, यानी हम नए नए प्रकार के सॉलिड बना सकते हैं। जैसे कि आजकल हम भविष्य में देखें तो जो हमारी पॉलीमर इंडस्ट्री है, हम पॉलीमर इंडस्ट्री के सहायता से प्लास्टिक या कार्बन से ऐसे एलिमेंट बना सकते हैं, या फिर प्लास्टिक कार्बन की सहायता से हम ऐसे फाइबर बना सकते हैं जो मेटलों के गुण रखते हैं, यानी नॉन मेटलों से हम मेटेलिक गुण को बनाने में सक्सेस हो गई हैं। तो हम अलग अलग प्रकार के सॉलिड मटेरियल जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार उसे बना सकते हैं। विद डिजायर द प्रॉपर्टी लाइक द हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर, मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, हम ऐसे मटेरियल बना सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं या ज़्यादा टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर का काम कर सकते हैं। क्योंकि हमने मेटलों के अंदर देखा कि मेटल सुपर कंडक्टर का काम कब करेगा? जब टेम्परेचर लो होगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम प्लास्टिक या कार्बन की सहायता से ऐसे मटेरियल बना सकते हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर होंगे, या जिनके अंदर हम चुंबकीय प्रभाव को पैदा कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा कर सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल बना सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, यानी कार्बन की सहायता से, वैसे आपने सुना होगा कि प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मगर हम कार्बन की सहायता से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी बना सकते हैं फॉर पैकिंग। बायोकम्प्लेंट सॉलिड्स फॉर द सर्जिकल एंड इम्प्लांट्स। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करें कि मनुष्य ने आर्टिफिशियल हार्ट भी बना दिया है, और उसने आर्टिफिशियल किडनी भी बना दी है, वो भी किसका प्रयोग करते हुए? कार्बन का प्रयोग करते हुए, पॉलीमर इंडस्ट्री का प्रयोग करते हुए। तो सॉलिड के गुणों को जानकर हम इसके द्वारा एक नए प्रकार के सॉलिड का भी निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें फ्रॉम द अर्लियर स्टडीज वी नो दैट द लिक्विड गैसेज आर called the floods because they are ability to flow। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई फ्लड्स क्या होते हैं, तो विच कैन फ्लो, यानी द स्टेट ऑफ मैटर विच कैन फ्लो इज कॉल्ड द फ्लड। जैसे कि हमारे लिक्विड और गैसेज वो फ्लो कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड का नाम ले सकते हैं जैसे कि वाटर, मिल्क, इट इज़ अ फ्लड। और जैसे कि गैसेज में किसी भी गैस का नाम ले सकते हैं, CO2, N2O2, ये भी फ्लड जाएगा क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। The fluidity in both of these states is due to the fact that molecules are free to move about. On the contrary, and constituent particles in the solid have the fixed position and can only the oscillate about their mean position.
तो कहता है फ्लड वो होते हैं जिनमें फ्रीली मूव हो सकते हैं पार्टिकल्स, और मगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं हो सकते हैं। हैव द फिक्स पोजीशन, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल फिक्स पोजीशन रखेंगे, एंड कैन ओनली द ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वे अपनी मीन पोजीशन के ऊपर केवल ऑसिलेट हो सकते हैं, एक बार इधर जाएंगे, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, यानी केवल मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकते हैं, फ्लो नहीं कर सकते हैं सॉलिड के अंदर। अब यहाँ पर बात करें तो एक्सप्लेन द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड, यह चीज़ हमें ये बताएगा कि सॉलिड रिजिड होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं, बिकॉज देयर पार्टिकल हैव द फिक्स पोजीशन, इस वजह से वो रिजिड होते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन द रेगुलर पैटर्न, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिडों की बात करें तो वहाँ पर पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में इक्वल गैप रखेंगे और एक रेगुलर पैटर्न रखेंगे और एक रेगुलर डायरेक्शन रखेंगे जिसमें वो आपस में अरेंज होंगे, हम उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। आगे हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। In this unit, we shall discuss the different possible arrangement of the particle result in the several type of the structure. इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड कितने प्रकार के हो सकते हैं, वहाँ पर एटम किस किस प्रकार वहाँ पर अरेंज होंगे उनके अंदर। द कोरिलेशन बिटवीन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ पर हम एलिमेंटों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, एटमों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसके बारे में बात करेंगे कि इंटरेक्शन कितने प्रकार का होगा। The correlation between the nature of the interaction in constituent particle and several property of the solid will also the explored. How these property get modified due to the structural imperfection. हम स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन के द्वारा इन गुणों को कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, इन गुणों को कैसे विकसित कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसके अंदर कोई गुण है, मान लीजिए वो एक अच्छा कंडक्टर है, हम उसकी कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सिलिकॉन, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और अगर हम उसमें इम्प्योरिटी को डोप कर दें तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो हम इन गुणों को यहाँ पर जानेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी में किस प्रकार बदलाव आएंगे अगर हम उसमें कोई चीज़ मिलाते हैं या फिर कुछ करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट पेज पे हमारे, तो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास हमारा टॉपिक है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्सों के ऊपर बात करते हैं। इन द क्लास 11th यू हैव द लर्न द मैटर कैन एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट, नेमली आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि मैटर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मुख्य रूप से आपने इनके बारे में स्टडी किया है। वैसे तो मैटर की 5 फॉर्म बताई गई है, तो हम यहाँ पर 3 स्टेट के ऊपर स्टडी करते हैं। अंडर द गिवन सेट ऑफ द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर विच ऑफ दिस वुड द मोस्ट स्टेबल स्टेट एट ए गिवन सब्सटेंस। अगर आपने देखा होगा कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड गैस में। तो मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर एक मटेरियल अलग अलग अवस्था में होगा, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। और ये बात है किन पर डिपेंड करेगी, विच ऑफ द दिस ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्टेट इन द गिवन सब्सटेंस एंड डिपेंड अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ द 2 अपोजिंग फैक्टर। ये 2 फैक्टरों पर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। पहला फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे ये बातें डिपेंड करेगी। टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स, एटमों के बीच में या फिर आयनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो उसने क्लोज लेके आएगा। वेहर्स द थर्मल एनर्जी टेंड टू कीप देम अपार्ट फॉर मेकिंग देम मूव फास्टर। और दूसरा बात करते हैं थर्मल एनर्जी, जैसे कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर की बात करें, अगर मान लीजिए हमारे आसपास गर्मी ज़्यादा है तो उस गर्मी को या एनर्जी को किसी भी मटेरियल के पार्टिकल अपने अंदर ग्रहण करेंगे। अगर वो एनर्जी को ग्रहण करते हैं तो वो मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करेंगे तो उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, और वाइब्रेशन बढ़ेगा तो जिसकी वजह से वहाँ से पार्टिकल क्या जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो मतलब थर्मल एनर्जी जो एक दूसरे पार्टिकल को मूव करेगी, एक दूसरे से दूर करेगी एट ए सफिशिएंट लो टेम्परेचर। अगर हम किसी लो टेम्परेचर पे बात करें तो थर्मल एनर्जी लो होगी, क्योंकि बाहर से गर्मी जो होगी, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होगा, उससे हमें कम एनर्जी मिलेगी। एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रिंग देम सो क्लोज एंड क्लाइंग टू ईच अदर एंड ऑक्यूपाई द फिक्स पोजिशन। और इंटरमोलिकुलर फोर्स वहाँ पर उन्हें ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो फिक्स पोजिशन को आराम से ग्रहण करेंगे। मतलब एक सॉलिड के ज़्यादा स्टेबल या ज़्यादा मजबूत होने की वजह क्या होंगी, एक तो थर्मल एनर्जी लो होनी चाहिए, दूसरी बात क्या होगी, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए।
This can still the oscillate about their mean positions and the substance exist in the solid state. The following are the characteristics property of the solid. तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन एक ये भी कह रखा है कि भाई प्रॉपर्टियाँ क्या होगी सॉलिड की. तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टियाँ क्या क्या है. नंबर 1, दे हैव द डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड द शेप. इनका मास, वॉल्यूम और शेप डेफिनेट होगा. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट. इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी मॉलिक्यूलों के बीच में वो कम होगी. इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग. और द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं. एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी या आयंस भी. हैव द फिक्स पोजीशन, उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी. एंड कैन ओनली ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. वो अपनी मीन पोजीशन पर कभी इधर यानी केवल ऑक्सीलेट करेंगे और फिक्स रहेंगे. दे आर इनकम्प्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल नहीं होंगे. एंड रिजिड होंगे. यानी मान लीजिए आप एक पत्थर ले, एक ईंट ले, तो आप उसे दबा के देखें क्या वो कंप्रेस हो जाता है. या फिर आप एक चट्टान का पत्थर ले, वो कितना कंप्रेस हो जाता है, उसे कंप्रेस करके देखें. तो आप देखेंगे सॉलिड जो होंगे, जितने ज़्यादा जो स्टेबल सॉलिड है वो कंप्रेसिबल कम होंगे. और अगर वो कंप्रेसिबल कम होते हैं, इसकी वजह है उनके बीच की जो थर्मल एनर्जी है उनका कम होना, और उनके थर्मल एनर्जी का कम होना और इंटरमोलिकुलर फोर्स का ज़्यादा होना. आगे हम बात करते हैं अमोर्फियस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो चलो हम अमोर्फियस, हमने क्वेश्चन ये भी पूछ रखा है कि अमोर्फियस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड. सॉलिड दो प्रकार की कैटेगरी में बांटे जाते हैं. एक होते हैं अमोर्फियस सॉलिड, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो हम अमोर्फियस सॉलिड के ऊपर बात करें तो वो क्या होते हैं. जैसे कि हम चलो इस डायग्राम में देखते हैं. आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे. इस डायग्राम में यहाँ पर गैप देखें ज़्यादा है, यहाँ गैप कम है. और एक रेगुलर पैटर्न देखें, यहाँ कोई रेगुलर पैटर्न नहीं बन रहा है. इधर से सीधा ही ले लें, इधर से ले लें, कभी गैप ज़्यादा आ रहा है, कभी गैप कम आ रहा है. मगर आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर ये रिंग बार बार देखिए, एक प्रकार का पैटर्न बार बार अरेंज किया गया है. गैप भी इक्वल आ रहा है यहाँ पर, इनके बीच का देखें गैप, तो गैप यहाँ पर इक्वल आ रहा है. एक रेगुलर पैटर्न यूज हो रहा है. तो मतलब जहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न यूज होता है, एटमों के बीच का गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा. एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी, एक रेगुलर डिज़ाइन यूज हो रहा है. तो हम उन प्रकार के सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं. और इसके ऊपर देखें तो एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो हम इसे अमोर्फियस सॉलिड कहेंगे. तो सिंपल सी डेफिनेशन बनती है. क्या डेफिनेशन बनती है? तो मतलब दो सॉलिड विच हैविंग द रेगुलर अरेंजमेंट एंड रेगुलर गैप बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हम उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं. और दो सॉलिड विच हैव नो लॉन्ग रेंज रेगुलर पैटर्न और नो ए रेगुलर डिज़ाइन, हम उन्हें क्या कहेंगे, अमोर्फियस सॉलिड. तो यहाँ पर हम बात करें, ए सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज द क्रिस्टलाइन और अमोर्फियस ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर and order pattern of the arrangement of the constituent particles. A crystalline solid usually consists a large number of the small crystals. एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मुख्य रूप से लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टलों से बना है, क्योंकि यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न यूज हो रहा है. ईच ऑफ दैम हैविंग द डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें प्रत्येक एक निश्चित समान गुण रखेगा, एक समान शेप रखेगा, ज्योमेट्रिकल शेप रखेगा. जैसे कि इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, एक प्रकार की शेप ही आ रही है यहाँ पर. तो इन द क्रिस्टल द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल्स या फिर आयन, इज ऑर्डर्ड, यानी एक ऑर्डर के अनुसार होगी. दिस हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. यह जो ऑर्डर होगा एक लंबा दूरी तक चलेगा. दिस मीन्स दैट देयर इज ए रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. यह ये बताता है कि यहाँ पर एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकलों का, विच रिपीट इटसेल्फ पीरियडिकली. वो एक निश्चित अंतराल के बाद अपने आप को फिर से रिपीट करेगा ओवर ए एंटायर क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल के अंदर. एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज आर द टाइप ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये हमारे पास एग्जाम्पल है. कोई भी आयनिक सॉलिड ले लें, वो क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल है. डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये भी क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल है. क्वार्ट्ज हो गया, वो भी क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल है. अब अमोर्फियस की बात करते हैं. अमोर्फियस सॉलिड, तो इसमें उल्टी सी सारी चीज़ें मिलेगी. मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इरेगुलर शेप. यहाँ पर शेप इरेगुलर रहेगी. देखिए यहाँ पर कभी शेप क्या बन रही है, कभी शेप क्या बन रही है. आगे हम बात करें, एन अमोर्फियस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल्स
इन सच ए सॉलिड हैज़ ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहाँ पर एक ऑर्डर मिल सकता है आपको, मगर वो ऑर्डर रहेगा वो शॉर्ट रेंज होगा, थोड़ी दूर तक ही फॉलो होगा, फिर दूसरा ऑर्डर चल पड़ेगा। इन सच ए शॉर्ट डिस्टेंस ओनली such portion are scattered and the between the arrangement of the disordered the structure of quartz crystalline, quartz का स्ट्रक्चर तो क्रिस्टलाइन है, एंड क्वार्ट्ज ग्लास, जो क्वार्ट्ज ग्लास होगा वो अमोर्फियस होगा। याद रखना, क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन, क्वार्ट्ज ग्लास इज ए अमोर्फियस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, आर सोन इन द फिग, जैसे फिग में दे रखा है यहाँ पर। Which of the two structures are almost identical in the case of the amorphous quartz glass? There is a no long range order and the structure of amorphous solid is similar that of the liquid. तो जो हमारे पास ग्लास है, ग्लास इज द सुपर कूल्ड लिक्विड। याद रखना, ग्लास जो होता है खिड़कियों में लगा होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, और सुपर कूल्ड लिक्विड को ही हम अमोर्फियस सॉलिड कहते हैं। इन्हें सूडो सॉलिड भी कहा जाता है। जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक are the typical example of the amorphous solid due to the different in the arrangement of the constituent particles. ये इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट जो अलग अलग प्रकार की होगी, कुछ दूरी पर बात बदल जाएगी, उसके आधार पर ये अमोर्फियस कंडीशन में आता है। तो आज के हमारे पास ये टॉपिक है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो व्हाट आर फ्लड्स, हमने इसका एग्जाम्पल कर दिया। व्हाट आर सॉलिड, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी हमने बात की थी, दे द स्टेट ऑफ मैटर विच हैविंग द डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, हम उन्हें सॉलिड्स कहते हैं। सॉलिड्स के एग्जांपल हमारे आसपास बहुत सारे सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन और अमोर्फियस के ऊपर हमने बात की है। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, रेगुलर पैटर्न रखते हैं, अमोर्फियस जो रेगुलर पैटर्न ना रखें। एग्जाम्पल भी हमने बताए हैं। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, हमने ऊपर प्रॉपर्टी बात की है, सॉलिड की प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। ऊपर आप देख सकते हैं, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स। और हमने क्या बात की है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द थर्मल एनर्जी एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इसके ऊपर भी बात की है कि अगर थर्मल एनर्जी कम होगी और इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो सॉलिड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन क्वेश्चनों के आंसर भी हमारे पास ये रहते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक ये है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही।